नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। 20 फरवरी को यूपी के तीसरे चरण तो पंजाब में एक ही चरण में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टियां जहां विपक्षियों पर हमलावर हैं, तो विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपने को बेहतर और दूसरों को फेल बताने की होड़ लगी है। अपने मेहमानों के साथ इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है। सियासी दलों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। सत्ता बचाने की लड़ाई में जुटी पार्टियां हर दांव आजमाने के लिए तैयार हैं। यूपी के सियासी रिंग में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है। पंजाब में भी आरोप प्रत्यारोप के जरिए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी है। यूपी में तीसरे चरण के और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया। अब सीधे 20 फरवरी को जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि वोटिंग से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगाने में लगी रही। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर कोई चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ प्रचार कर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे रहे। हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय 2 गुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की 2 गुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर एक पार्टी के लिए जरूरी है। जहां बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी 2012 के नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले ये चुनाव ज्यादा जिलों में है। तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्सों में चुनाव है। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई। अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड रीजन में चुनाव। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में मतदान। अवध रीजन में 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव। कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में वोटिंग। बुंदेलखंड रीजन में 5 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान। खास बात यह है कि यूपी के तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बाहुल्य आबादी वाले हैं। 2017 में 28 यादव बाहुल्य सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बाहुल्य जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। पंजाब की बात करें तो वहां 20 फरवरी को एक ही चरण में 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार किया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला।
और अमृतसर में बाइक रैली निकाली। यही नहीं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हाथ में हाथ डालकर प्रचार करते दिखे। पंजाब से एक स्टारवर्ड, पंजाब के बड़ी पर्सनालिटी जिसने की हुकूमत भी चलाई है, पूरी ऑनेस्टी के साथ चलाई है। कोई मातालाल कांग्रेस के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करती है, ऐसे ही लोगों को अपने सिर पर बैठाती है। यूपी में जैसे जैसे एक एक चरण खत्म हो रहे हैं, प्रदेश की लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही है। सियासतदान किसी भी तरह अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो पंजाब में भी सत्ताधारी कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल वोटरों को आकर्षित करने में लगे हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात बिछाने में लगी है। हालांकि इस रण में किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो पंजाब के लिए और उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज के लिए चुनावों का शुरू थम गया है 6 बजे, और अब वोटों का इंतजार किया जाएगा। जनता किसे चुनती है यह पता तो चलेगा 10 मार्च को, लेकिन दावे वादे बहुत किए जाते रहे चुनाव प्रचार के दौरान। तो किसके सिर जीत का ताज होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र यादव, समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। और ब्रजेश भाटी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र यादव साहब, आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी क्षेत्र में भी चुनावी शोर थम गया है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है। कितने अंतर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि उन्हें हरा दिया जाए। ये तो सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी की गलतफहमी का शिकार है। न जीतना न जीतने का तो सवाल ही नहीं। जो आपने पहला सवाल किया कितने अंतर से, ये बिल्कुल सही बात है। लगभग 1 और 1.5 के बीच में जीत होगी, 1 और 1.5 लाख के बीच की लीड होगी, और ये ऐतिहासिक जीत होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पहला विधानसभा का चुनाव है, पहली बार वो जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं इस वक्त यहीं पर हूं क्योंकि मेरी खुद की भी विधानसभा कर ली है और मैं लगातार यहाँ पर रहा हूं। कल भी मैं सभा में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर घेराबंदी करने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में अगर आप कवरेज मंगवा के देखेंगे तो लोग नहीं थे। इन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा जो रोडमैप था उसको डाइवर्ट करके जो पब्लिक को बीजेपी की जो सभा थी उस तरफ डाइवर्जन करने का प्रयास किया। लोगों ने उस बैरियर को हटा के सीधा समाजवादी पार्टी की जो जनसभा थी, माननीय नेताजी का जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव लैंड किए, सीधे लोग वहां पर और भारी तादाद में। अगर आप विजुअल देखेंगे आपको पता चलेगा कितनी बड़ी सभा थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना रणनीति, अपना प्लान बना के आई थी, वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। गृह मंत्री यहाँ करैल में पड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, पूरी बीजेपी की कौरवी सेना यहाँ पर है। एक अकेले अखिलेश यादव की घेराबंदी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर सकती है वो सब कुछ कर रही है। और सत्येंद्र यादव, पूरे परिवार को एक मंच पर आना पड़ा, एक बस में आना पड़ा, एक मंच में आना पड़ा। अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपका डिस्क्रिप्शन किसने किया है, क्योंकि आप एक टीवी चैनल के एंकर हैं। अगर आप ये कहें कि करना पड़ा, अरे भाई करना पड़ा क्या परिवार, क्या माननीय नेताजी भाजपा का प्रचार करेंगे? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, बाकी से इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं सत्येंद्र यादव, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप नहीं समझ पाए तो मैं दर्शकों के लिए सवाल पूछा था मैंने। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी सीटों पर नेताजी नहीं दिखे, बाकी सीटों पर शिवपाल यादव नहीं दिखे, लेकिन करल में जब एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतार दिया तो वहां पर ऐसा लगा क्या कि किला जो है, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। ये देखिए, यहाँ की जनता और हम सबके लिए गौरव की बात है कि नेताजी प्रचार में आए, नेताजी अपने लोगों से मिले। नेताजी का बहुत ही भावुक रिश्ता है। जिस तरह से राजनीति में अन्य नेता होते हैं उस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे अलग नेता हैं, जमीनी और सबसे अलग तरीके से लोगों से उनका जुड़ाव है।
वो और ये उनका अपना गृह जनपद भी है। नेताजी का माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आना ये जी। एक आशीर्वाद के तौर पर है, और वो अपने बेटे को भी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, और पार्टी के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री ठीक है। को कई तरह के रिश्ते उनको आशीर्वाद देने आए थे, और हम सब बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत उमराव साहब, आप लोगों ने कोशिश की है कि दिलचस्प मुकाबला हो जाए करहल में, लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला होगा क्या? वैसे तो हमें 59 सीटों पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, चूंकि एक व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, विधान परिषद से होते हुए वो 5 साल तक सत्ता में रहे, हालांकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी सत्ता में आई थी। मेरा सवाल यह है कि करहल पर बात करना जरूरी है। आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री को उस सीट पर से उतार करके, जिसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी रहा है, सियासत में वो लेकर के आए हैं एसपी सिंह बघेल को, तो ऐसे व्यक्ति को उतार करके दिलचस्प बनाने की सिर्फ कोशिश की, या कुछ और रिजल्ट भी दिखाई देगा? सुंदर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव गंभीरता से करती है, और अखिलेश यादव जी पहले कह रहे थे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर उन्होंने जनमत संग्रह कराया, लेकिन आजमगढ़ के यादव समाज ने इनको वापस दे दिया। इनको कहे जो एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां इनको आना पड़ा, जहाँ से लगातार 3 साल से कब्जा है। और हमने एसपी सिंह बघेल जी को सीरियसली उतारा है, अखिलेश जी को हराने के लिए उतारा है, अखिलेश जी को हराने के लिए उतारा है, ताकि एसपी सिंह बघेल जी उनको भारी अंतर से हरा सके। और ये समाजवादी पार्टी का देखिए, वहां पर फ्रस्ट्रेशन देखिए, उन्होंने बघेल जी के काफिले पर हमला किया। बघेल जी ने बताया कि अगर उनके पास केंद्रीय सोच हुई होती तो शायद उनकी ये नाटक का मंचन फ्लॉप हो गया। सुन लीजिए, इनके नाटक का मंचन फ्लॉप, कोई हमला नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को चोट मारी। सुन लीजिए कुंदन जी सुन लेते इसके बाद और मुलायम सिंह जी किसी भी सीट पर प्रचार करने नहीं गए। अखिलेश जी वहां की हालत पतली है, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी को वहां पर उनको चुनाव के लिए उतारना पड़ा। शिवपाल जी एक भी बार उनके मंच पे नहीं दिखे, शिवपाल जी को वहां पर उतारना पड़ा। तो ये अखिलेश जी पहले चाह रहे थे कि हम वहां पर केवल नामांकन कर देंगे, जैसा उन्होंने पहले बोला था, और हम 10 मार्च को केवल वहां पर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी को पूरी ताकत वहां पर करहल में लगानी पड़ी, जो इनका अपना गढ़ माना जाता है। वहां पर भी जनता पर इनका विश्वास नहीं है, और एसपी सिंह बघेल जी भारी अंतर से अखिलेश जी को चुनाव हराएंगे। और सबसे असत बात देखिए, मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश जी का नाम भूल गए वहां पर, जो उन्होंने इतने वयोवृद्ध पिताजी को वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया, और नाम तक अखिलेश जी का लेना भूल गए। तो अखिलेश जी की हालत पतली है, अपनी सीट ये हारने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे थे जब गणतंत्र दिवस पे, तो वो ये भूल गए थे कि कितने दिन हो गए देश को आजाद हुए। अरे ठीक है, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उम्र का तकाजा हो सकता है, ठीक है, उन सब बातों में नहीं पड़ेंगे। नहीं, प्रशांत जी और सत्येंद्र जी उन सब बातों में नहीं पड़ेंगे सर, उन बातों में नहीं पड़ेंगे ना। विजय कौशिक साहब, इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 59 सीटें हैं, कांग्रेस ने जो संगठन बनाया है उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने एक नई उम्मीद जगाई है प्रदेश के अंदर, क्योंकि भाजपा ना बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रही है, ना और जो दूसरे जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो पेयजल की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, तो जितने भी जरूरी मुद्दे हैं वो तो भाजपा के उससे गायब हैं एजेंडे से। इनका तो मुद्दा केवल एक है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर आपस में निकालो अपना काम। तो ये लोग तो केवल जो जात पात का जहर घोल रहे हैं, उसके सहारे सत्ता में आने चाहते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी सफल नहीं होने देगी। और महिलाओं को जो मौका देने का काम बहन प्रियंका गांधी जी ने किया है, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि चाहे किचन की बात हम करें, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, सारा सिस्टम महंगाई के चलते बिगड़ चुका है, बेरोजगारी के चलते। विजय जी, मैंने कहा संगठन आपका खड़ा हुआ है, लेकिन संगठन खड़ा हुआ है क्या जिसके आधार पर आप लोग सत्ता में आने तक की बात कर रहे हैं? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि संगठन खड़ा ना होता तो हम अपने कैंडिडेट कहां से उतार पाते। आज प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, आप हमारी चाहे रैलियों की बात करें, चाहे हमारे जनसंपर्क अभियानों की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले हमारी स्थिति वहां पर डाउन थी, लेकिन जब से प्रियंका गांधी जी ने वहां कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के रंग में रंगता जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, चाहे इलाहाबाद से गांधी परिवार का जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है,
ठीक है सर, समर्पित रहा है। विजय जी मैं आता हूं। ब्रजेश भाटी जी, फर्स्ट 2 फेज को लेकर के 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की अब तैयारी है। 20 तारीख को जनता 2 करोड़ से ज्यादा जनता घरों से निकलेगी और सरकार का भविष्य तय करेगी। मेरा सवाल यह है कि फर्स्ट 2 फेज में, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज्यादा इलाका उसमें शामिल रहा, तो कोई ऐसा क्लियर विजन दिखाई दे रहा है क्या, कोई संकेत दिखाई दे रहा है क्या कि किसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है? कुंदन भाई, फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें ये सारी चीज क्लियर हो गई है कि किसान आंदोलन हो और गन्ना बेल्ट में जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए हैं, यहाँ पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। और मैं और किसी का नाम लेते हुए सीधे बताऊंगा, गठबंधन की तरफ जनता का रुख है। और जो 113 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इसमें से कम 90 सीटें गठबंधन जीत रहा है। और ये आने वाला चुनाव जो है तीसरे चरण का, और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये हमारे पश्चिम से, जाटलैंड से, और जितने भी हमारे और जातियां हैं, गुजर हैं और सब जातियों के लोग हैं, यहाँ से डाइवर्ट होकर यादव बेल्ट में पहुंच गया है। और ये जितनी सीटों पर चुनाव होना है, यहाँ पर जैसे मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि भी माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ रैली करने आए। देखो, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और नेताजी एक राष्ट्र के नेता हैं, कोई छोटी चीज नहीं है मुलायम सिंह जी। वो आए हैं, कर सकते हैं। और गठबंधन यहाँ पर बढ़त की तरफ चलेगा। जो पश्चिम से इनको बढ़त मिल रही है अवध में, और जो भी यहाँ इसमें तीसरे चरण में सीटें होंगी, हाथरस हो, कासगंज हो, जितनी भी सीटों हैं, इन पर जो है गठबंधन को मदद मिलने वाली है, मेरा अनुमान है। भाटी जी, ये जो आपने अनुमान लगाया है, आपका जो विश्लेषण है वो किसान नेता के तौर पर है? नहीं, मैं किसान नेता से हट के बात कर रहा हूँ। किसानों की बात तो है, किसानों का मुद्दा तो मेन है। किसानों का मुद्दा तो मेन रहा। पश्चिम में जो शहादत है किसानों की हुई, इस आंदोलन में किसान ने सबसे ज्यादा इसमें सहयोगिता दी, पश्चिम के किसानों ने। और जितनी शहादतें हुई, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, सब चीज देखी है। इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना चाहा, लेकिन वो बीजेपी की चाल कामयाब नहीं हो पाई। इन्होंने बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। किसानों ने अब की बार गठबंधन को समर्थन दिया है और गठबंधन को वोट किया है अब की बार किसानों ने, पश्चिम के ने। और यही अब ये तीसरे चरण में होने वाला है। प्रशांत उमराव साहब, जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट 2 राउंड के लिए थी वो फेल हो गई क्या? देखिए कुंदन जी, हम दोनों चरणों में बढ़त बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने सुरक्षा और विकास के नाम पर वोट दिया है पहले 2 चरणों में। और जिस तरीके से गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होती थी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 700 से अधिक दंगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 साल में न तो कोई दंगा हुआ, किसी भी जिले में कर्फ्यू लगाने की स्थिति नहीं आई, धारा 144 लगाने की स्थिति नहीं आई। ये हमने सुरक्षा का भाव जनता के मन में देने का काम किया है। इसलिए जनता, महिलाएं सुरक्षित स्कूल जा सकती हैं। सत्येंद्र यादव जी, मैं आपको वक्त दूंगा। सत्येंद्र यादव जी, सत्येंद्र यादव, मैं आपको वक्त दूंगा। इसके बाद मैं आपको वक्त दूंगा, काउंटर कर लीजिएगा। उमराव जी, जहां किसान की बात करते हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से लेकर के 17 तक केवल बुंदेलखंड में 1200 किसानों की डेथ हुई थी। किसानों को घास खाने पर मजबूर होना पड़ा था। उस समय याद करिए किस तरीके जब वहां पानी का संकट आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे ट्रेन मंगा करके ट्रेन से पानी पहुंचाने का काम किया था। उस समय अखिलेश जी के पास पानी के टैंकर तक नहीं होते थे। आज ये किसानों की बात करते हैं, वहां पे हमने अर्जुन बाणसागर परियोजना चालू की। इधर अवध क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना जो 40 साल से प्रोजेक्ट अटका पड़ा हुआ था, ये योगी सरकार के समय में पूरा करने का हमने काम किया है। उसके बाद जितनी भी अन्य किसानों के लिए योजनाएं हैं वो तो हमने की ही की है। आज किस मुंह से जनता से वोट मांग रहे हैं? इनके समय में चाहे कोसी कला का दंगा हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये सारी इन्होंने दंगावादी सरकार थी। आज जितने भी दंगावादी तमंचावादी आज जेल के अंदर हैं, सब लोग गली में तख्ती लटका करके जेल के अंदर सरेंडर करें, थानों में सरेंडर करें। ये कानून का जो शासन हमने स्थापित करने का काम किया, उसके नाम पर, सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने का काम कर रही है। सत्येंद्र यादव साहब, इसमें से इस फेज की 59 सीटों में से तो 28 सीट ऐसी है जहां पर यादव जो है जीत हार को तय करते हैं। लेकिन पिछली बार आपकी सरकार होने के बावजूद यादव लैंड में आपके पक्ष में नतीजे नहीं गए। इसके पीछे की वजह क्या है और इस बार यादव क्यों आपके साथ जुड़ेंगे? दूसरा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के भाई जिनकी केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, इनको आंकड़ों की जानकारी नहीं है। इन लोगों को आदत है फर्जी कागज बना के ले आते हैं और उसी के आधार पर पढ़ के चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की इनको ठीक से जानकारी भी नहीं है। जिस तरह से इनके बड़े नेता फोटो एडिटिंग, अभी कल परसों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने एक फोटो ऐसे। सत्येंद्र यादव साहब, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं उसी का जवाब दूंगा, पहले मैं अब मेरी बात खत्म कर लूं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं।
तो इनका जो है जितने भी आंकड़े हैं ये सब फर्जी आंकड़े हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। राजनाथ जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन की सबसे छोटी सभा कर रहा हूं और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जूते चप्पल मत फेंको, मेरी जनसभा मत सुनो, चले जाओ, कोई बात नहीं। इनका भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कहता है कि योगी जी ने बुलडोजर हजारों की तादाद में मंगा लिए हैं, जहां भाजपा हारेगी उनको चिन्हित किया जाएगा और लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा बुलडोजर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके यहाँ भीड़ नहीं आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को जबरन उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, जबरन सरकारी गाड़ियों में कपड़े पहना के उनको रैली में बुलाया जा रहा है। किसान परेशान है, आप गरीब देखिए, मजदूर देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश नहीं, सत्येंद्र यादव साहब, भीड़ थोड़ी चुनाव जिताती है। सत्येंद्र यादव साहब, भीड़ चुनाव नहीं जिताती है। भीड़ आपके सभा में भी है और बीजेपी की सभाओं में भी है, लेकिन मेरा तो असेसमेंट यह है कि भीड़ कितनी भी हो, भीड़ चुनाव नहीं जिताती है, वोटर चुनाव जिताते हैं, जनता जिताती है। ये बात मुझे मालूम है। मैं एक राजनीतिक दल को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कई बार सरकारें बना चुका है और फिर बनाने जा रहा है। मुझे ये मालूम है। ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत नई बात नहीं है कि भीड़ और वोट नहीं, तो फिर भीड़ में कौन किस शक्ल में है ये बताने की कोशिश मत कीजिए आप। अरे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बार जो जनसमर्थन माननीय अखिलेश यादव के साथ आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो प्रचंड बहुमत जीत और जाति बिरादर और हिंदू मुस्लिम धर्म इन सब से उठकर जिस तरह से ये लोग लोगों को डिवाइड एंड रूल में फंसाना चाहते हैं, उससे उठकर लोग मत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के बेकरार हैं। अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंग्रेजी हुकूमत का जिस तरह से ये कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता सरकार का सिर्फ दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अब समझदार हो चुके हैं। काठ की अंडी कई बार चढ़ चुकी है, अब ये अंतिम समय जब नहीं चढ़ेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 मार्च के बाद मैं फिर आपके साथ बैठूंगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इन लोगों ने जो लोगों के साथ किया है वो ब्रिटिश हुकूमत कर दी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या किया यादव साहब, क्या किया बीजेपी ने? अरे नरसंहार किया है, सरेआम लोगों की हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं, चीरहरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गरीब को गरीब, इसके लिए तो समाजवादी पार्टी कुख्यात रही आप ये देखिए और इसी को दिखा करके बीजेपी सत्ता में आई। आप ये बताइए कितने लाख लोग मारे गए इस कोरोना काल में? दवाई नहीं दी गई, इन्होंने चोरी किया, रेमडेसिविर चोरी किया, इन्होंने दवाइयां चोरी की। आप बताइए ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को। अरे अंग्रेजी हुकूमत में लोगों को। सत्येंद्र यादव साहब, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में कह रहे, सुनिए ना, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनिए ना यादव जी, सुनिए यादव जी, सुनिए ना, सुनिए, सुनना कीजिए यादव जी, सुना कीजिए ना यादव जी। मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, सवाल आपसे ले रहा हूं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में कहा कि जो मैनेजमेंट रहा कोरोना का, वो तस्वीरें आई, ठीक है, गंगा में तैरती लाशें और प्रयागराज में जो तस्वीरें आई हमने देखी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि जो मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में कोरोना का रहा, हमने एक एक जान बचाई, वो मैनेजमेंट दुनिया में मिसाल है। और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, तो जनता कैसे तय करे? सब कुछ सच है क्या? मुख्यमंत्री जो ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं, सच है क्या? क्या मुख्यमंत्री कोई न्यायालय में उन्होंने कोई न्याय सुना दिया, फैसला? क्या साम्राज्यवाद चल रहा है जो राजा ने कह दिया वही सही है? अरे मुख्यमंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं। जब प्रधानमंत्री झूठे हैं तो मुख्यमंत्री झूठे क्यों नहीं हो सकते? ये झूठ बोलते हैं, ये फर्जी आंकड़ा देते हैं, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। प्रशांत उमराव साहब, क्या कोरोना मैनेजमेंट पर भी वोटिंग होगी, फेवर में या अगेंस्ट में? प्रशांत उमराव, देखिए कुंदन जी, लोग मारे गए हैं। कहिए। देखिए ये जो महामारी थी, इसीलिए इसको महामारी कहा गया है कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव था। और जो दुखद मृत्यु खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में हुई है। खाली ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हुई है। और इतने बड़े राज्य होने के बावजूद, 24 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद, आज देखिए सबसे अधिक वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 70% से अधिक आबादी को, जो एलिजिबल आबादी है, उसको कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं। और जो मैनेजमेंट किया गया, चाहे विदेशी एजेंसियों से लेकर के IIT दिल्ली तक से लेकर कोरोना मैनेजमेंट की प्रशंसा की गई है। और जब जिस समय कोरोना पीक पे था, योगी आदित्यनाथ जी कोविड पॉजिटिव होते हुए भी लगातार सेवा में लगे हुए थे। और उस समय अखिलेश यादव जी अपने व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे। ये किस तरह की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा था। और सबसे अधिक मैनेजमेंट, चाहे राशन देने का मामला हो, जब दिल्ली से मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने भगाया था, तो ऐसे 40 लाख मजदूर
दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से लोग आए थे, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने बॉर्डर पे पत्ते लगाकर उनको ये किसानों पहुंचाने का काम किया। और खाली यूपी के नहीं, बिहार के मजदूरों को पहुंचाने का काम किया। और ये घोटालों वाली सरकार थी। अरे झूठ बोलते हैं। अरे ये किस तरह की कुंदन ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ठीक है, अरे यादव जी ठीक है। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई? अखिलेश यादव ने वैक्सीन ली है नहीं? सत्येंद्र ये यादव लोग तो अपने समर्थकों को यादव गुमराह करते रहे। जी, अखिलेश यादव ने वैक्सीन ली है नहीं? बीजेपी वाली वैक्सीन? अरे कैसी बात कर रहे हैं? नेताजी ने वैक्सीन ली है। बीजेपी, देखिए सरकार पहली बार, अब ये नेताजी वाली वैक्सीन कौन सी आ गई? सुनिए सत्येंद्र यादव साहब, अब ये नेताजी वाली वैक्सीन कौन सी आ गई? बीजेपी वाली वैक्सीन तो हमें पता है, नेताजी वाली वैक्सीन कौन सी है? अरे भाई, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को वैक्सीन लग जाएगी, हम भी लगवा लेंगे। तो उन्होंने कहा मना किया वैक्सीन लगवाने से? वो उनकी जनता पहले, उनके लिए जनता सर्वोपरि है। इनकी तरह नहीं कि पहले में 10 लाख का सूट पहन के 8,000 करोड़ का प्लेन से चलते हो। अरे भैया, ये नेताजी, ये जो माननीय मोदी जी हैं, पूरे देश में रोज कभी टीवी पे ठीक है विजय कौशिक साहब, कभी नाटक करते, क्या कोरोना मैनेजमेंट के मसले पर भी वोटिंग होगी क्या? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक साहब, दरअसल कांग्रेस ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने की कोशिश की, उस पर सियासत होते हुए भी हमने देखा, वो अलग मसला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कोरोना मैनेजमेंट पर भी फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग होगी क्या? कौशिक साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना का एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर भी लोग वोट कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब सड़कों पर मजदूर मर रहा था, बगैर इलाज के उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे थे, तब सरकार कहाँ सोई हुई थी। बाद में इन्होंने जो नौटंकी की है कि जी हम राशन दे रहे हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े फोटो लगा दिए मोदी जी के, योगी जी के। तो इन्होंने मोदी जी की उस बात को फॉलो किया है योगी जी ने केवल, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपदा को अवसर बनाने की कला आनी चाहिए। तो भाजपा ने जो आपदा को अवसर बनाया है, तो जनता भी अब इस चुनाव को अवसर बनाकर इनमें लात मारने वाली है। और इतनी जोर से जनता को तय करना है, जनता को तय करने दीजिए। हम और आप ये नहीं कह सकते कि जनता लात मारेगी या फूल बरसाएगी। तो 20 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद पंजाब में सरकार किसकी बनेगी, जनता तय कर देगी। लेकिन उससे पहले बवाल मचा हुआ है। पंजाब चुनाव के ठीक पहले कुमार विश्वास के केजरीवाल पर दिए बयान ने पंजाब में सियासी पारी को बढ़ा दिया है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी समर्थक बताते हुए कहा कि सत्ता के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद कुमार के बयान के सहारे बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं ने केजरीवाल पर निशाना साधने की शुरुआत कर दी। तो वहीं केजरीवाल ने पलटवार करते हुए खुद शहीद आजम भगत सिंह का चेला बताया है खुद को। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। से अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। तो कुमार विश्वास ने जो कहा उसके बाद पंजाब की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी निशाने पर है और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। परविंदर सेठी हमारे साथ अकाली दल के नेता जुड़ रहे हैं। सेठी साहब, ये जो बयान है, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही थी। इस बयान ने बहुत मदद करी क्या आप लोगों की? देखिए, राजनीति होती रहती है, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पे ड्रोन्स आते हैं, उसमें हथियार आते हैं, ड्रग्स आते हैं,
और पंजाब और जम्मू कश्मीर ऐसे संस्कृत प्रदेश है जिससे देश को खतरा है। उसके बारे में हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जो बयान आया है ना कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ना अकाली दल ने दिया है। जिस व्यक्ति ने एक आम आदमी पार्टी की स्थापना करी थी, जो इनके साथी थे और एक बहुत ही रेपुटेड प्रोफेसर हैं और कवि हैं जो पूरे देश विदेश में जाने जाते हैं, उनकी बात को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बड़े संगीन जुर्म उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल को सामने आकर उनका खंडन करना चाहिए, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस डालना चाहिए। और कैसे हिम्मत हो सकती है किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाने की। उन्होंने कहा कि ये वैसे भी उससे पहले मोगा के अंदर जो खालिस्तान समर्थक थे वहां अरविंद केजरीवाल जी गए हैं। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि सेठी साहब केजरीवाल ने तो कह दिया कि हम खालिस्तानी समर्थक नहीं है, हम शहीद आजम भगत सिंह का चेला हैं, मैं चेला हूं। देखिए इतना काफी नहीं है क्या? उनको इस बात के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने आप को शहीद आजम भगत सिंह से कंपेयर करा है। नहीं, उन्होंने चेला कहा, नहीं, उन्होंने खुद को कंपेयर नहीं किया, उन्होंने अपने आप को चेला कहा है। तो चेला तो कोई भी हो सकता है। नहीं, चेला तो कहा है, चेला कहने की बात है, लेकिन काफी डिबेट के अंदर लोग उनको भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। जो शहीद भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह है, उनका किरदार बहुत ऊंचा है। लेकिन बात आज की करें, अब भगत सिंह पैदा होने बंद हो गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन आप वो अपने प्रदेश की बात करें, जो आप वो दिल्ली मॉडल लेके आए हैं, वो स्कूल्स की बात करते हैं। 1054 स्कूल है दिल्ली में, 20 स्कूल का मॉडल वो लेके आते हैं। उन्होंने कितने स्कूल बनाए, उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनाए। उनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे 450 में से 250 बंद हो गए हैं। और कोरोना काल के अंदर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं बताता हूँ, पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानी है रेता माफिया, शराब माफिया और ड्रग माफिया। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब का जो शराब माफिया था वो दिल्ली में ले आए। 850 शराब की दुकानें बंद करा के उन्होंने पंजाब के माफिया को दे दी और उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है। ठीक है विजय कौशिक साहब, कुमार विश्वास ने मदद कर दी क्या विपक्ष को? कम से कम विपक्ष को भी मदद करी है और सत्ता पक्ष को भी मदद करी है उन्होंने। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपसे कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले जो भगत सिंह जी का अपमान किया है, शहीद भगत सिंह जी का, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि शहीद भगत सिंह जी का चेला कोई देशद्रोही, नौटंकीबाज, फ्रॉड इस तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी में ऐसे कई अवगुण हैं जिसके चलते न केवल वो देश के लिए खतरा हैं, अपितु इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है। आप ये देखिए, उनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने राज्यसभा की सीटें बेच दी अपनी पार्टी की। अपनी पार्टी को खड़ा करने में जो जिन लोगों का योगदान था उन सबको उन्होंने बर्फ में लगा दिया। वहां पर व्यक्तित्ववाद है, यानी कि केजरीवाल किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पार्टी में आगे बढ़ते ही नहीं देखना चाहते। तो जहां इस तरह का माहौल हो, जो व्यक्ति केवल झूठ और जुमलों की राजनीति करता हो, जो हर चीज मुफ्त में देने की बात करता हो और दूसरे रास्ते से लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर लोगों को निचोड़ने का काम करता हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति देश के लिए खतरा है। और वो अगर खुद को शहीद भगत सिंह का चेला कहता है तो मैं तो ये कहता हूं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में भेज देना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी का अपमान करने के लिए। जी प्रशांत उमराव साहब, पंजाब को लेकर के अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद चूंकि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट मुद्दा है, जिसके आधार पर आप लोगों को चुनाव में फायदा मिलता है। कुमार विश्वास का ये बयान जो है, उसने मदद किया कि आप बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के गठबंधन को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो भी नेता जाने, चाहे प्रधानमंत्री जा रहे हो, गृह मंत्री जा रहे हो, रक्षा मंत्री जा रहे हो या बीजेपी के अध्यक्ष जा रहे हो, एक बात जरूर कहते हैं कि स्टेबल सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। बॉर्डर स्टेट है, यहां पर आतंकवादियों का भी खतरा है, पाकिस्तान का भी खतरा है, ड्रग माफिया का खतरा है, रेत माफिया का खतरा है। तो क्या कुमार विश्वास ने जो बयान दिया उससे एक नई ऊर्जा विपक्ष के हाथ में भी लग गई है? देखिए कुंदन जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल ने जो स्वयं को एक भगत सिंह बताया उसको मैं उसका रिप्लाई देना चाहूंगा। ये भगत सिंह नहीं, कसाब है, ताहिर हुसैन का बाप है, खालिस्तान का सपना है, सबको ठगा जो अपना है। तो ये इसका केजरीवाल जी का जो दंगाइयों का और अपराधियों का साथ लेने का पुराना रिकॉर्ड रहा है और इससे पहली बार नहीं इससे खालिस्तान से इनके संबंध के आरोप लगे हैं।
पिछले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने 11 देशों की यात्राएं की थी जहां पर खालिस्तानी लोगों का नेटवर्क है। तो ये आरोप लगते रहे हैं और हो सकता है अगर कुमार विश्वास जी की बात सही है और अगर केजरीवाल को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं तो डिफेमेशन केस कर उनके ऊपर FIR करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर जांच होगी तो उनके सामने आ जाएंगे। और ऐसे ये लोग कहते हैं कि हम वहां से नशा समाप्त करेंगे। उन्होंने किस व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है? जो व्यक्ति शराब पी करके संसद में जाता है सुबह सुबह 10 बजे, उस व्यक्ति को इन्होंने नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी दी है पंजाब में। तो इसी से केजरीवाल जी की जो है उनकी जो गंभीरता है से पता चलती है कि कितने पंजाब से नशा दूर करने के प्रति कितने गंभीर हैं। जी ब्रजेश भाटी साहब, किसान आंदोलन को पंजाब से भी जोड़ करके देखा गया। मेरा सवाल यह है कि किसान आंदोलन का असर जो है पंजाब के चुनाव पर भी, पंजाब के नतीजों पर भी दिखेगा क्या? जी कुंदन भाई, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था। पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि भाई जो ये बात चल रही है कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल के लिए क्या कहा, ये समय पहले आपको जड़ में जाना पड़ेगा कि ये दोनों ही अन्ना आंदोलन की उपज थे और क्या इनके मतभेद रहे, आज क्यों वो उनके लिए बोल रहे हैं या फिर केजरीवाल के लिए उन्होंने क्या, इसके बहुत महत्व है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इनकी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। केजरीवाल ने तो उसने जो बोला है कुमार विश्वास ने, ये सीधा सीधा एक राजनीतिक स्पष्टीकरण है। और अब आती है बात किसानों की। किसानों ने 1 साल 13 महीने के आंदोलन जो झेला है और उसमें सब में ज्यादा पीड़ित जो रहा वो पंजाब का किसान रहा। पंजाब के किसानों ने जितनी मदद इस आंदोलन में की, उनका तो किसी चीज का अनुपालन नहीं लगा सकते। उन्होंने पूरा सब कुछ झोंक दिया इस आंदोलन में। अब की बार पंजाब में जो सरकार बनेगी उसमें किसानों के, किसान यूनियन के नेताओं का और जिन लोगों की 750 किसानों की शहादत हुई है उसमें 70-80% लोग पंजाब के थे, उन परिवारों का बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और अब की बार इन सबक सिखाने जो कैप्टन अमरिंदर ने किया, वहां पंजाब में किसानों को परेशान किया और उन्होंने धकेल दिया दिल्ली की तरफ। आज वो केंद्र सरकार के साथ मिल बैठे हैं। किसान इनको भी सबक सिखाने का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, नहीं, लेकिन किसान किस तरफ रहेगा? किसान उस किस तरफ पार्टी के साथ रहेगा? ठीक है, वहां पर किसान आंदोलन में जिन संगठनों ने मेहनत की, 13 महीने तक लगे रहे, उन्होंने भी राजनीतिक दल बना लिया, लेकिन उन्हें फायदा मिलेगा या फिर किसी राजनीतिक वर्ग को, राजनीतिक दल को फायदा मिलेगा? देखो, मैं कुंदन भाई आपको बता दूं, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हुए और मैं आज स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, केजरीवाल ने मदद की किसानों की। पानी हो, लाइट हो, तुम्हारे बाथरूम हो, सब चीज हो के तहत किसानों की मदद की गई। और मैं आपको बता दूं, अब की बार जो किसानों का जो हमारा निर्णय रहेगा वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के प्रति नरम रुख है, क्योंकि कई सरकारों को देख चुके हैं और केजरीवाल अब की बार पंजाब में पूर्णतः बहुमत की सरकार बनाने की तरफ है। यादव साहब, दरअसल जब पंजाब की बात होती है तो पंजाब में किसान निर्णायक भूमिका में होते हैं, उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं किस तरफ हैं? उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तो तमाम राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में दिल खोल के वादे किए हैं, लेकिन ये खुला हुआ दिल जो है क्या वोट में कन्वर्ट होगा क्या? क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने लगभग एक जैसी बातें कही है। किसान किसे चूज करेगा? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि किसान देश में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसान एक बड़ा वर्ग नहीं है हिंदुस्तान का? क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, किसानों को आवाज उठानी चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को, किसानों को लोगों ने खालिस्तानी कहा, किसानों को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। 700 से ज्यादा लोग मारे गए किसान। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बंबई चले जाते हैं श्रद्धांजलि देने और हर जगह जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास हर जगह जाने के लिए समय है, ट्वीट करने के लिए समय है और टीवी पे आंसू टपकाने के लिए समय है। किसानों से मैं बच के आ गया कह देना अपने मुख्यमंत्री से, इसके लिए समय है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी के पास इसके लिए समय नहीं था कि 700 किसान मारे गए। आप देखिए, सतपाल मलिक जी ने जिस तरह से कहा, उन्होंने अपना बयान दिया, आप सभी लोगों ने चलाया भी था कि गृह मंत्री ने कहा कि इसकी अकल मारी गई है। प्रधानमंत्री जी को लेकर माफी चाहते, इस तरह के शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन सतपाल मलिक जी ने इस बात की पुष्टि की कि जब गृह मंत्री से कहा तो गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई इनकी अकल मारी गई है, इनकी अकल उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद और ये जो चुनाव आ रहे हैं इसके बाद ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और उन्होंने कहा
कि प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल किया कि हमारे लिए मर गए क्या किसान, क्या मेरे लिए मर गए क्या? आप बताइए इन लोगों की मानसिकता किसानों के प्रति कैसी है? आप बताइए, ये सत्ता के लालची लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, सरकार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपराधी, आप बताइए। नहीं, अपराधियों के मामले में तो समाजवादी पार्टी गिरती रही है, निशाने पर रही है। मैं प्रशांत उमराव साहब, प्रशांत उमराव साहब, प्रशांत उमराव साहब, किसानों को लेकर के जब बातचीत होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कहा गया, जो विपक्ष के साथ है, भाटी साहब भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है, किसान आंदोलन की वजह से विपक्ष के साथ मौजूद है, लेकिन बाकी जगहों के किसान कहा गया कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में थे, उन्हें ये 3 कृषि कानून चाहिए थे, कहा गया। मैं कह रहा हूं, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर घाटा हुआ है, अगर नुकसान हुआ है बीजेपी को, तो बाकी जगह जो मैनिफेस्टो में भी किसानों को लेकर के तमाम वादे किए गए, उसका फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक किसानों के लिए काम किया। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो जो किसान संगठन बैठे थे तो अपनी स्वयं पॉलिटिकल पार्टी बना करके लड़ रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है, पॉलिटिकल पार्टी बना करके लड़ रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिन्होंने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की कबर खोदने का काम किया है, 1,57,000 करोड़ रुपए किसानों की कबर खोदने का काम किया है। 750 किसानों के दोषियों तुम होते। सपा के सरकार के समय केवल बुंदेलखंड में 12 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। अरे भाजपा के प्रवक्ता जी, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आप कैसे हितेशी बता रहे हैं भाजपा को? आप किसानों के कातिल हैं। सभा के समय में 2017 से पहले में ये किसानों की बात करते हैं, पानी के लिए बरसात दिया बुंदेलखंड में। यादव जी सुन लेते हैं, यादव जी सुन लेते हैं, पहुंचाया, यादव जी सुन लेते हैं। ये यादव जी सुनेंगे नहीं, ये केवल झूठे तथ्य लेकर के आए हैं। ये कहते राजनाथ सिंह की छोटी सभा, उन्होंने किस समय छोटी सभा की बात कही? उस समय 4-5 फरवरी की बात थी, जिसमें चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी थी। केवल 500 लोगों की सभा की अनुमति थी, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए राजनाथ सिंह की सभा कर रहे थे। हम तो चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहे थे। आप झूठे तथ्य, अब आप देखिए योगी जी के वहां पर जाकर रैली हुई है, प्रधानमंत्री। ठीक है, सेठी साहब, पंजाब की सियासत में और सत्ता को तय करने में किसानों की भूमिका क्या रहेगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, किसान किस तरफ रहेंगे? मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पंजाब है या यूपी है, ये कृषि प्रधान सूबे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो किसान हैं। जो हमारी पार्टी में है वो भी किसान है, जो कांग्रेस पार्टी में है वो भी किसान है। वो इस बात को तय करेंगे कि जिस पार्टी में जिन लोगों ने ईमानदारी से किसान आंदोलन का साथ दिया, वो उनके साथ रहेंगे। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल एक पहला मुख्यमंत्री था जिसने किसान बिल को पास करा। उसके बाद जब उसने देखा तो उसने फटाफट अपना पलटा मार दिया। ये उसकी पुरानी आदत है, उसके इंटेंशंस क्लियर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जो अभी जो किसानों की पार्टी बनी है, वो किसान नेताओं ने पार्टी बनाई है। किसान तो सभी किसान हैं और किसान एकजुट होकर अभी जो वहां की स्थानीय पार्टी है, जो स्थानीय पार्टी है, वो अपने प्रांत की जो समस्याओं को समझ पाती है। उन्हें पता है कि हमारी क्या क्या समस्या है और उनका समाधान क्या है। इसलिए वहां पे शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल क्लियर सीट के साथ आएगा। आंदोलन के समय कहाँ गए थे सेठी जी? हाँ जी, आंदोलन के समय कहाँ मदद की थी किसने, ये बता दें आप? किसने मदद करी थी जी? शिरोमणि अकाली दल के अलावा कौन सी पार्टी ने जिसने मदद करी है? नहीं, किसानों ने अपने दम पे लड़ा, बिल्कुल लड़ा, दम पे आंदोलन लड़ा है। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। किसानों ने बिल्कुल अपने दम पर पड़ा और कोई राजनीतिक पार्टी को उन्होंने आने नहीं दिया। लेकिन जो किसान थे वो सभी थे, और जो हमारी पार्टी थी उसने अपना अलायंस तोड़ा। और आप प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है पूरे आंदोलन की, हमने देखी है चीजें, हमने देखी है चीजें, हमारे लोग शहीद हुए हैं। 3 कृषि कानूनों के समर्थन में ही तो उनका अलायंस टूट गया। नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कैबिनेट पद से इस्तीफा नहीं दिया। हाँ, पूरे संसार को पता, आप नहीं बात कर रहे हो। हमने 400-500 डिबेट करी है किसानों के ऊपर, और हम सारे क्या इसका रिवॉर्ड मिलेगा सेठी साहब? सेठी साहब, क्या अकाली दल को इसका रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं, ये सर ये रिवॉर्ड की बात नहीं है, ये अपने हकों की लड़ाई है। ये राजनीति से ऊपर हटकर लड़ाई है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो हम भी किसान, जो हमारी पार्टी के लोग, पंजाब के लोग हैं, वो किसान हैं।
वो अपने हकों की लड़ाई लड़ी है उन्होंने किसी पे एहसान नहीं करा। आज चुनाव आ गए, आज सबको दिख रहा है किसान, आज चुनाव आ गए ना, सबको दिख रहा है। परविंदर जी, मैं मान रहा हूं आपने मदद की है, लेकिन अब जो है कैप्टन अमरिंदर जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए, वो ये कह रहे हैं किसान हमें मदद कर दे। कैसे मदद कर देगा? 750 किसानों को कौन जवाब देगा? अमरिंदर सिंह की बात आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछो, हमारी बात हमारे नहीं, मैं बता, अब तो सबको दिख रहा है। जब हम लोग रोड पे पड़े थे, जब कोई नहीं था बात करने वाला, सब अपने अपने नंबर बना रहे थे, उस समय कहां चले गए थे सब लोग? ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक जो मसला कॉमन है, किसानों का मसला तो कॉमन था, लेकिन एक और मसला कॉमन ये है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, उसे लेकर के बहुत सियासत हुई, और जो सत्ता पर बैठा हुआ दल है वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता रहा। तो प्रशांत उमराव, कानून व्यवस्था के मसले पर आप लोग अपने आप को बेहतर साबित करते रहे, विरोधी एनसीआरबी के आंकड़े भी पेश करते रहे और कहते रहे कि देखिए जो परसेप्शन डेवलप किया गया वो अलग चीज है और आंकड़े अलग चीज हैं। तो क्या और किसे माने जनता? रिकॉर्ड को देखे या जो परसेप्शन आप लोगों ने डेवलप किया कि ठीक है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गई है, उस पर वोट करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में ना तो कोई दंगा हुआ है, न किसी जिले में धारा 144 लगानी पड़ी, न कर्फ्यू की स्थिति आई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 12 से 17 के शासनकाल में 700 से अधिक दंगे हुए। जैसे अखिलेश यादव ने 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहले कोसी कला में दंगा हुआ, उसका कुख्यात 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। और समाजवादी पार्टी के जो मंत्री थे आजम खां, उन्होंने किस तरीके से वहां के अपराधियों को जो आरोपी थे उनको छोड़ने का काम किया था। पहले हमने देखा किस तरह 12-17 के बीच में बेटियों के स्कूल जाना मुश्किल होता था, किस तरह स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर सौदे चक्कर लगाते थे, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ा। आज जो एंटी रोमियो ब्रिगेड उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने स्थापित की, आज जो अपराधी जेल के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं कि बेटियों के साथ छेड़खानी कर सके। बेटियां रात में 9 बजे 10 बजे बाहर, घर के बाहर निकल सकती हैं, खाना खा सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये जो अपराध का भय का माहौल जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बता दें, हाथरस की बेटी का क्या गुना था, क्यों जला दिया गया उसे, ये बता दें। अरे आपके वो बेटी नहीं थी क्या देश की? बदायूं में जो देश की नहीं थी क्या की गई थी, एक महिला पत्रकार ने पूछा अखिलेश जी से, तो क्या ऐसी घटना जो है, जलाने वाली घटना ठीक है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेटियां सुरक्षित थी? आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं जहां पर क्राइम को लेकर के ये पूरा इलाका कुख्यात है। एनसीआर के आंकड़े उठा ले कि बीजेपी के राज में कितने अपराध हुए, होटल में लोग मार दिए गए, क्या गुनाह किया था उन लोगों ने? मुख्यमंत्री से होता हुआ, ठीक है सत्येंद्र यादव साहब, सत्येंद्र यादव साहब, आप लोग घेरे जाते हैं क्राइम के मसले पर, अपराधियों के मसले पर, और अपराधी आपकी लिस्ट में है, यानी कि प्रत्याशियों की लिस्ट में भी हैं, लेकिन क्या इस मसले पर नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को? मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी तुरंत गूगल कर लें, इनकी सरकार में छोटे बड़े 7,000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में 700 दंगे हुए थे। आप अभी गूगल कर लीजिए, आपको एक दंगे का नाम बताइए, कौन सा दंगा हुआ सत्र के बाद? एक दंगे का नाम बताइए, एक दंगे का नाम बताइए। झूठे इतने फर्जी लोग हैं उत्तर प्रदेश में। इन कौरवों ने के बात करिए, बेटियों की बात करिए, दंगाई पार्टी समाजवादी पार्टी बताइए, सरकार से दंगा हुआ, पुलिस से कैसे समाजवादी पार्टी वाले जेल के अंदर किया गया है। ये सुनिए, इनके यहाँ का आप एक दंगे का नाम बताइए। आप यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कौन से दंगा हुआ? आप एक दंगे का नाम बताइए। आप यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 7,000 से ज्यादा। नहीं यादव जी, वो पूछ रहे एक दो दंगे के नाम तो बता दीजिए। पूरा एक दंगे का नाम बताइए यादव जी, एक दो दंगे का नाम बता दीजिए, जगह बता दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप ये बात बताइए, का नाम बताइए पहले। एक भी थाने में, एक भी थाने में FIR नहीं लिखी जा रही है, और इनका हुआ है। अरे मेरी बात सुनिए, अरे आप एक दंगे आप बोल रहे हैं ना, बताइए पहले उसका जवाब। एक दंगे का नाम बताइए पहले। मीडिया चले, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। विजय कौशिक साहब, कानून व्यवस्था के मसले पर पंजाब में भी वोटिंग होगी, उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होगी। मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए लड़कियां लड़े, लड़कियां हैं, लड़ सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि पंजाब के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात को कंपेयर करें तो कांग्रेस किस तरीके से देखती है दोनों स्टेट को? देखिए,
हुआ है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का, जबकि हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिन गुंडों को मिटाने का दावा कर रहे हैं वो पिछले कई साल तक भाजपा सरकार में ही पले बढ़े और बाद में अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भाजपा ने ड्रामा करके दिखाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त कर दिया है। ऐसा नहीं है, आप आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अनवरत क्राइम चल रहा है अभी भी, जबकि पंजाब के साथ हम तुलना करें तो पंजाब के अंदर दिखावा ना होकर जमीनी स्तर पर काम हुआ है, क्राइम को मिटाने का काम हुआ है। घटना दिखा दे तो मैं चैलेंज करता हूँ, के लिए बड़े परेशान की भाजपा, योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के कोई भी खबर दिखा दे, एक सिंगल चैनल में हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर कोई और सरकार होती है तो अगर कोई छोटी भी घटना होती है तो मुख्यमंत्री का फोटो लगाया। ठीक है परविंदर साहब, जवाब दीजिए क्या परविंदर साहब, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है? जमानत दिलवाने का काम कर रही है भाजपा। पंजाब में जो प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। मैं आपको बताता हूँ, अनंतपुर साहब में बेअदबी होती है, श्री हरमंदिर साहब के अंदर बेअदबी होती है, 2 बार बेअदबी होती है। उसके बाद ये भाजपा और अकाली दल जैसे पार्टियों की साजिशें हैं। आप बात पूरी होने, बीच में मत बोलिए ना विजय कौशिक जी, आप इतने पुराने आदमी, बीच में मेरी बात पूरी होंगे। लुधियाना ब्लास्ट होता है, उसके बाद पीएम सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उसके बाद सतलुज नदी के ऊपर पाकिस्तान की नाव पकड़ी जाती है। सारे इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद जो कांग्रेस सरकार है वो टोटल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और जो वहां रेता माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया जोरों पर है, और चन्नी सरकार उसमें भागीदार है। उनके भांजे के घर से 10-11 करोड़ रुपया बरामद किया जाता है, और इसका खुलासा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया। और उसके साथ साथ इमरान खान उनको ये कहता है कि सिद्धू साहब को अपने मंत्रालय में लीजिए, और इस बात का वो कैप्टन चन्नी साहब तो पाक साफ है ना, सेठी साहब, चन्नी साहब पाक साफ है कि नहीं? उनके भांजे के यहाँ अगर पैसे मिले तो चन्नी साहब पाक साफ है कि नहीं? अरे सर, सिद्धू साहब ने कहा, कैप्टन साहब ने कहा, मैंने हाई कमांड को बोला कि चन्नी साहब रेता माफिया में लिप्त हैं। इसकी रिपोर्ट मैं पहले दे चुका हूं। आप इस बात को समझिए, चन्नी ये जांच का विषय है। अभी तो इनकी सरकार है, जैसे इनकी सरकार आएगी, जब जांच होगी, ये सब अंदर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। विजय कौशिक, सत्येंद्र यादव, प्रशांत उमराव, ब्रजेश भाटी और परविंदर सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 20 तारीख को पंजाब में सरकार किसकी बनेगी, जनता तय करेगी, और उत्तर प्रदेश में 3rd फेज के लिए वोटिंग कराई जाएगी। 16 डिस्ट्रिक्ट में 59 सीटों पर जनता यहां भी सरकार किसकी बन सकती है ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तय करने के लिए घरों से निकलेगी और ईवीएम का बटन दबाएगी, अपनी पसंद का सरकार चुनेगी। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अपने इलाके, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो जरूर वोट कीजिए। फिलहाल इस खास शो में इतना ही।